हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। आज का हमारा लेक्चर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव मीन्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट्स, मतलब बॉडी के पार्ट से प्रोपेगेशन करना। मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब ये एक दूसरे के क्लोन होते हैं, मतलब कॉपी होते हैं। जो उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी के जैसे ही होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। मतलब इसमें जो प्रोपेगेशन के यूज करते हैं वो रूट, स्टेम या लीव होते हैं, तो इसको इसलिए कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अनलाइक द मोस्ट एनिमल, ज्यादातर एनिमल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जबकि प्लांट में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इस प्रॉपर्टी को लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूज किया जाता है। अब लेयरिंग क्या होती है? ये है एक टाइप ऑफ लेयरिंग का। इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, उसकी ब्रांच को इस तरह से मोड़ने के बाद मिट्टी में दबा दिया जाता है, सोइल के नीचे दबा दिया जाता है। लेकिन उसमें नोड्स होनी चाहिए। नोड्स जैसे आपने शुगर कैन देखा होगा ना, ये होती है नोड। और ये बीच का जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरनोड, मतलब दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसे इंटरनोड बोलते हैं। तो जो नोड का पोर्शन है ना, ये जरूरी मिट्टी के नीचे दबा होना चाहिए। और जो लीफ का पोर्शन है इस तरह से, ये लीफ जो है ऊपर होनी चाहिए, ताकि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सके और एनर्जी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि जो ब्रांच है ना, ये सॉइल के नीचे दबाई है, कुछ दिन के बाद इसे रूट और स्टेम निकल आएगा, तो उसको डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी प्रोवाइड होती है फोटोसिंथेसिस से। और नोड, जो नोड का हिस्सा है ना, ये यहीं पे डिवीजन की कैपेसिटी मिलती है और एक नया प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। तो इसको कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग मतलब कोई ब्रांच सोयल के नीचे दबा दी जाती है। ठीक है ना, उसको गीला कर दिया जाता है, कुछ दिन के बाद ऊपर की तरफ स्टेम और नीचे की तरफ रूट जनरेट हो जाती है। तो ये है लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब जैसे एक प्लांट है, उसे इस तरह से काट दिया, और जो दूसरा प्लांट है उसके स्टेम को इस तरह से काट दिया और इसको इसके ऊपर रख के टाइट कर दिया, मतलब बांध दिया। लेकिन उसमें क्या है, कैम्बियम होनी चाहिए। कैम्बियम, कैम्बियम क्या होती है, इसी में ही कैपेसिटी ऑफ डिवीजन मिलती है। ठीक है ना, जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है ना, जिसमें कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन मिलती है। तो इस ये जो बीच में ना, बीच में कैम्बियम होती है, इसके एक तरफ जाइलम होता है, दूसरी तरफ फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जो कैम्बियम है इसमें डिवीजन की कैपेसिटी है, तो इसकी सेल डिवाइड होती है। ठीक है, एक प्लांट जिसमें नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टोक, मतलब जो बेसल पोर्शन है जो सोइल के अंदर है, और उसके ऊपर दूसरे प्लांट की शियोन लगानी है, उसको बोलते हैं शियोन। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं कलम। और इसको इसके ऊपर रख के टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है ना, तो जो कैम्बियम है ना, और दूसरे प्लांट की जो कैम्बियम है, इसके सेल में जब प्रोलिफिकेशन होता है तो वे एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब उसके जो वेस्कुलर बंडल हैं एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें दोनों प्लांट्स के गुण आ जाते हैं। ये है ग्राफ्टिंग। ठीक है ना, ये सियोन है, दूसरे प्लांट की इसको इस पर अटैच करना है, इसको कहते हैं स्टोक, जो बेसल पोर्शन है। दोनों को इस तरह से लगाया और इस तरह से टाइट कर दिया, ठीक है ना, रैप कर दिया, तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसका एग्जाम्पल जैसे शुगर कैन है, गन्ना, रोज है, ग्रेप्स है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये इसका एग्जाम्पल है, शुगर कैन, रोज और ग्रेप। रोज तो लगाते रहते हैं ना घर में, जो रोज होते हैं उसे कोई टहनी तोड़ते हैं, मतलब उसकी कोई ब्रांच है स्टेम का कोई पोर्शन, और जमीन के नीचे उसको गाड़ देते हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या है, नया रोज का प्लांट निकल जाता है, क्योंकि उसमें नीचे की तरफ जो रूट्स है ना वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। मतलब सीड से
जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सीड के जर्मिनेट करने के बाद जब फ्लोर और फ्रूट लगते हैं ना, उसमें लॉन्गर टाइम लगता है देन द ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसमें जल्दी आ जाता है क्योंकि कुछ टाइम बच जाता है ना। तो सीड तो जर्मिनेट करेगी, फिर प्लांट में चेंज होगी, तो उसमें टाइम लगेगा, है ना, तो वो टाइम बच जाता है। सच मेथड्स also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine। मतलब ये जो प्लांट है बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इनमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। डेट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड। मतलब जब जब बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है, जब इनमें सीड नहीं बनती है ना, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही इनमें होता है। Another advantage of vegetative propagation is that all plant produce are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic। ये मैंने बताया था पहले ही। तो इसमें जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट के सिमिलर होते हैं। जो गुण एक प्लांट में होते हैं वही दूसरे में आ जाते हैं। मतलब अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो दूसरे में भी उसमें अच्छी क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, मतलब दोनों पेरेंट्स प्लांट जो है उनकी क्वालिटी एक में आ जाती है, तो इसलिए भी ये बेनिफिशियल होता है। एक्टिविटी 8.5, टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस। एक पोटैटो होता है ना, ये जब इसके सरफेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें इस तरह से गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, उसको बड बोलते हैं, उसको बड बोलते हैं। कैन नोचेस बी सीन, कट द पोटैटो into small pieces such that some pieces contain a notch or bud and some do not। अब क्या करते हैं, इसका जो पोटैटो है ना, इसको पीसेस में काटते हैं, बहुत सारे पीस काट लिए, है ना। कुछ पीस ऐसे होते हैं जिसमें ये जो नोच है ना वो होती हैं, और कुछ ले लेते हैं जिसमें नोच नहीं होते हैं। स्प्रेड सम कॉटन ऑन ए ट्रे एंड वेट इट। एक ट्रे लेते हैं, ठीक है, और कॉटन को गीला करके इसमें स्प्रेड कर देते हैं, मतलब बिछा देते हैं। कॉटन को गीला क्यों करते हैं, क्योंकि कॉटन में जो मॉइस्चर है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती है। ठीक है, और फिर जो पीसेस है ना उसमें रख देते हैं, फिर देखना ये होता है कि कौन सा ग्रो कर रहा है। प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस cotton, not where the pieces with the bud are placed। Observe change taking place in this potato piece over the next few days। Make sure that the cotton is kept moist। मतलब जो कॉटन है ना वो गीली होनी चाहिए, और उसमें देखना है कि चेंजेस क्या होते हैं। जिसमें बड है ना, ये नोच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें प्लांटलेट ऑब्जर्व होते हैं, मतलब छोटे से प्लांटलेट कहते हैं। जिसमें लीफ होता है, एक छोटा सा सूट होता है, ठीक है ना, उसे प्लांटलेट, मतलब प्लांट का एक छोटा सा बेबी, उसको प्लांटलेट कहते हैं। जिसमें नोचेस है, जिसमें बर्ड्स हैं, जिसमें बर्ड प्रेजेंट है, उसमें तो जर्मिनेशन होता है, दूसरे में नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बर्ड नहीं है। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ब्रायोफिल्म। जो ब्रायोफिल्म होता है ना प्लांट, उसमें भी जो ये नोच है ना, ये लीफ के मार्जिन में मिलती है, यहाँ ऐसे ऐसे, और वहीं पे ये प्लांटलेट बनती हैं, जर्मिनेट होती हैं। ठीक है ना, जहाँ पे ये बड़ मिलती है, ये नोचिस में बड़ मिलती है और उससे एक प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइट फॉल ऑन द सोइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये 8.5। अब है टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट से कुछ सेल या टिश्यू सेपरेट कर लेते हैं, और जो सेल है या टिश्यू है, सेल है या टिश्यू है, उसे एक मीडियम में रखते हैं जिसमें न्यूट्रिशन होता है। तो क्या होता है, ये सेल या टिश्यू डिवाइड करना शुरू हो जाता है और एक बल्क ऑफ सेल बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं कैलस। कैलस मतलब इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है। डिफ्रेंसिएशन किसी ऑर्गन का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बस वो क्या है, एक गुच्छा है बहुत सारे सेल का, उसको कहते हैं कैलस। फिर जो एक कैलस होता है उसे दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट होता है, हार्मोन होता है, हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। तो कुछ टाइम के बाद इस जो कैलस में ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, और बहुत सारे प्लांट इसमें विजिबल होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, है ना। और फिर इन छोटे छोटे प्लांट को अलग से प्लांट किया जाता है। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के ग्रोइंग टिप से कुछ टिश्यू और सेल को सेपरेट किया जाता है। द सेल आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, और इन सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम में फिर रखा जाता है, वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ए सेल और कैलस।
जो ये सेल है आर्टिफिशियल मीडियम में बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड करती हैं और एक कैलस बना लेती हैं, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल known as callus. The callus is transferred to another medium containing hormone for growth and differentiation. जो ये कैलस बना है उसे दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें कुछ हार्मोन होते हैं जो जरूरी होते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशिएशन मतलब एक ऑर्गन का काम दूसरे ऑर्गन से अलग होना, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। द प्लांटलेट मतलब छोटा प्लांट आर देन प्लेस्ड इन द सोइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। और जैसे प्लांटलेट विजिबल हुए ना बहुत सारी इस आर्टिफिशियल मीडियम में जिसमें हार्मोन भी है, उन प्लांटलेट को अलग अलग सोइल में प्लांट किया जाता है और फिर वे एक मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम वन प्लांट इन डिजीज फ्री कंडीशन। और जो ग्रोइंग रीजन होता है ना प्लांट से, जब वहां से सेल या टिश्यू लिया जाता है तो वो पोर्शन डिजीज फ्री होता है, मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं होती है, उससे जो प्लांट ले डिराइव की जाती है वो भी डिजीज फ्री होती है। ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो टिश्यू कल्चर से डिराइव हुए हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। ठीक है ना। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी। ये जो टेक्निक है ज्यादातर जो सजावटी प्लांट होते हैं जो घरों में सजावट के लिए रखे जाते हैं उसके ज्यादा यूज होते हैं। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। ये ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलता है, जिससे ब्रेड खराब हो जाती है ना, उस फंगी को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, मतलब राइजोपस। जैसे ये ब्रेड है और ये जो ब्रेड है ना ये खराब हो गई राइजोपस से, तो इस राइजोपस से क्या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होती है, इसको बोलते हैं हाइफी। हाइफी ठीक, बहुत सारी हाइफी मिलकर बनाती है माइसेलियम, उसे माइसेलियम बोलते हैं। तो इससे एक ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ऊपर की साइड, जैसे ये ग्रो हुई ब्रेड के ऊपर और इसके ऊपर एक ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बन गई ये वाली, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब जहाँ पे स्पोर बन रहे हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है। और जब ये स्पोरेंजिया बस्ट होती है ना तो इससे स्पोर जो है एटमोस्फेयर में इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। और लेकिन जो स्पोर होते हैं ना इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जब फेवरेट कंडीशन होती है तभी ये इससे हटती है और ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन जो फंगी में देखने को मिलता है। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना आइडेंटिफाइड होते हैं, मतलब एक अलग से सेपरेट एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि हमने अभी देखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या पीस काटते हैं और सोइल के अंदर दबा देते हैं, लेकिन उसमें क्या नोड होना चाहिए या उसमें बर्ड्स होने चाहिए जैसे ब्रायोफिलम में या पोटैटो में, तो एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो अलग होता है। ठीक है ना। क्योंकि रिप्रोडक्शन के समय जो फंगी में उसमें एक हाइपी लाइक स्ट्रक्चर बनी और उस हाइपी लाइक के स्ट्रक्चर के ऊपर टिप पर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनी और उसमें स्पोर बनी। स्पोर मतलब उसके साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म के साथ, जैसे ये है, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये दूसरे प्लांट से इस तरह से अलग होगी। और ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इसके छोटे छोटे जो है हिस्से हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और हर हिस्से में कुछ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है और धीरे धीरे ये सब अलग हो जाते हैं, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको कहते हैं स्पोर। ठीक है ना। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2। एक्टिविटी 8.2 पहले आई है इसमें ब्रेड मोल्ड में। अबो आर द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को राइजोपस बोलते हैं। ठीक ना। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो हाइपी है मतलब ये ऐसा नहीं है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके ऊपर जो ये लगी है ना नोब लाइक स्ट्रक्चर, ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। On the other hand, tiny blobs on a stick structure are involved in reproduction. The blobs are sporangia. जो ये क्या है ये sporangia। ठीक है। Which contains cells और spores. उसको क्या बोलते हैं स्पोर्स या इसको सेल भी बोल देते हैं। That can eventually develop into new rhizopus individual. जो स्पोर हैं जब उनके फेवरेट कंडीशन मिलती है तो वो एक न्यू इंडिविजुअल राइजोपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नया राइजोप्लस प्लांट बन जाता है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल
that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। मतलब जब तक कि वे एक मोस्ट गीली सरफेस में, मतलब उसकी फेवरेट कंडीशन उसको नहीं मिल जाती है, तब तक जो वॉल है वो बस्ट नहीं होती है, उस पोर्स को प्रोटेक्ट करती है, और फिर इस स्पोर से एक नया प्लांट बन जाता है, मतलब राइजोपस बन जाता है। तो यह है स्पोर फॉर्मेशन। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as the asexual reproduction। क्योंकि इसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ए मीन्स विदाउट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं है दो इंडिविजुअल, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से, एक ही प्लांट बॉडी से दूसरा प्लांट बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने वो भी देखा था पहले, रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल, वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी किसमें आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा बनने वाला प्लांट अपने पेरेंट्स प्लांट के समान होता है, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा गुण अपने पेरेंट्स प्लांट के ही होते हैं। ठीक है, ये है कुछ क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आप इन्हें एक बार करके देखना आपके कितने सही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।